कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट बर्फ के नीचे दबी हुई थी। तभी यहाँ पे एक रिसर्च टीम आता है और वो पता करने की कोशिश करता है कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे कैसे आया। फिर वो सभी उस एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक सील दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि ये कैप्टन अमेरिका का सील है। फिर वो सभी सोचते हैं क्या इस एयरक्राफ्ट में कैप्टन अमेरिका भी थे। हमें 1942 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें एक सिटी दिखाया जाता है। इस सिटी में जर्मन की सिपाही हुआ करते थे और उनके लीडर की कहने पर इस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई उस चीज को ढूंढ नहीं पाता है तो वो खुद उस चीज को ढूंढने आ जाते हैं। यहाँ उसे एक फेक कॉस्मिक क्यूब मिलता है। फिर उस आदमी को पूछते हैं मुझे बताओ वो चीज कहाँ पे है। वो आदमी बताता है उस चीज को सिर्फ एक गॉड भी हासिल कर सकता है। जो वो लीडर देखता है यह आदमी उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। वो उस कॉस्मिक क्यूब को खुद ही ढूंढने लगता है। अभी उसे एक दीवार दिखाई देता है जिसमें एक बटन लगी हुई थी। जैसे ही उसे दबाता है उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है और उस बॉक्स के अंदर रियल कॉस्मिक क्यूब होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल बाद एक रूम में बहुत सारे लड़कों को दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्टीव। स्टीव का एक ख्वाब था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन कुछ डिजीज की वजह से वो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर स्टीव एक आर्मी ऑफिसर से मिलता है। उसे बताता है मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। वो ऑफिसर स्टीव को कहता है मैं आज तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगी जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाएगी। फिर रात में वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। स्टीव उस ऑफिसर से फिर से पूछता है क्या मैं कभी आर्मी में जा पाऊंगा, मैं अपना कंट्री के लिए लड़ना चाहता हूँ। स्टीव की बातें एक डॉक्टर भी सुन लेता है। तभी स्टीव को पता चलता है अभी आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है। फिर जल्द से जाकर फॉर्म जमा करता है, मगर यहाँ पर जो आदमी होता है वो स्टीव को रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारा फॉर्म से पता चल रहा है कि तुम बार बार रिजेक्ट हो रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। और स्टीव से इंटरव्यू लेते हैं और उसकी फोन पर वाने लग देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आर्मी यूनिट को दिखाया जाता है। यहाँ का कमांडर उस साइंटिस्ट से कहता है आप जानते हैं आर्मी को बहुत सारे मिशन दिया जाता है, फिर मैं कैसे मान लूँ स्टीव एक आर्मी होने के काबिल है। ये सुन के वो साइंटिस्ट वहाँ से एक फेक बम को फेंक देता है जिसे देखकर सारे आर्मी इधर उधर भागने लगते हैं। मगर स्टीव उस बम के ऊपर आके लेट जाता है ताकि वो उसकी जान देखकर सभी लोगों को बचा सके। ये सब देखकर आर्मी कमांडर स्टीव को रोकने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रेड स्कल को दिखाया जाता है जो एक वैज्ञानिक के साथ मिलके उस कॉस्मिक क्यूब से एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जो एक प्लेन को बिना फ्यूल से 5 से 6 दिन तक हवा में उड़ा सके। कुछ दिन बाद रेड स्कल और साइंटिस्ट फाइनली वो चीज को बना लेते हैं। दूसरी तरफ पेगी कार्टर स्टीव को उसके सिटी लेके आ जाता है। यहाँ पे उस साइंटिस्ट का एक मशीन होता है जो किसी भी इंसानी की ताकत को बढ़ा सकती है और इस मशीन को आर्मी पर्पस के लिए बनाया गया था। उस मशीन में स्टीव आ जाता है। फिर उस मशीन में एक लिक्विड को डाला जाता है और उस मशीन को बंद करके उसका पावर लेवल बढ़ा दिया जाता है। तभी वो मशीन हिलने लगता है और उस मशीन से लाइट बाहर आने लगता है। अंदर स्टीव जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जैसे वो इतनी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जबकि मशीन की पावर लेवल सिर्फ 70 पर थी। अंदर से स्टीव और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर उस मशीन को रोकने की फैसला किया जाता है, मगर मशीन के अंदर से स्टीव कहता है मैं और भी ज्यादा बर्दाश्त कर पाऊंगा, इसका पावर लेवल और भी बढ़ा दो। और मशीन का पावर लेवल 100 तक बढ़ा दिया जाता है। जब मशीन खुलता है तो सब स्टीव को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्टीव बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। मगर तब यहाँ पे एक आदमी आता है और वो साइंटिस्ट को गोली मार के उस सीरम को ले जाता है जिस सीरम की वजह से स्टीव स्ट्रॉन्ग हुआ था। गोली लगने की वजह से डॉक्टर बहुत घायल हो जाते हैं। स्टीव उनके पास आता है और उन्हें कहता है मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा और उस सीरम को भी वापस लेके आऊंगा। फिर स्टीव उस आदमी को पकड़ने निकल पड़ता है और उस आदमी के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो आदमी एक कार में जा रहा होता है और उसकी कार को अलग अलग गलियों में ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद वो आदमी पानी के पास आ जाता है और वो पानी के अंदर चला आता है, लेकिन कैप्टन उस आदमी को पानी से ही पकड़ लेता है। मगर वो आदमी तब तक पॉइजन खा चुका होता है, इसलिए उस आदमी का वहाँ पर मौत हो जाता है। स्टीव जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट का भी मौत हो चुका है। अब आर्मी के पास वो सुपर सीरम नहीं था, इसलिए वो और सुपर सोल्जर नहीं बना सकते हैं। फिर सभी मिलके ये फैसला करते हैं कि अब स्टीव को कैप्टन अमेरिका बनाया जाएगा और वो सारे सोल्जर को लीड करेगा। एक दिन एक मीटिंग में कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त रेड स्कल की कब्जे में है, क्योंकि वो रेड स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिस वजह से रेड स्कल उसे किडनैप कर लिया है। फिर कैप्टन अमेरिका और उसकी कुछ साथी मिलके उसकी दोस्त को रेड स्कल से बचाने आ जाते हैं। जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो जाता है, मगर वो जैसे तैसे करके उस घर के अंदर चला आता है। अंदर वो देखता है उसकी दोस्त एक स्ट्रेचर से बंधा
बंधा हुआ है और बहुत घबराया हुआ है। इसलिए वो जल्दी से आके उसकी दोस्त वहाँ से आजाद करता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। कैप्टन अमेरिका के दोस्त उसे देखकर कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है। बाहर एक खतरनाक फाइट हो रहा होता है। कैप्टन अमेरिका और उसकी दोस्त जैसे वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं वहाँ पर रेड स्कल भी आ जाता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला करने लगता है मगर कैप्टन अमेरिका उनके शील्ड को आगे ले आते हैं जिससे रेड स्कल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसकी मास्क को निकाल देता है और उस लोहे की ब्रिज को अलग अलग कर देता है। फिर वो उसकी साइंटिस्ट को लेके वहाँ से निकल जाता है। उधर कैप्टन अमेरिका उसके सारे दोस्त को लेके आर्मी कैंप आ जाते हैं जिन्हें देखकर कमांडर और उसके सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इसी खुशी में एक पार्टी रखा जाता है। कैप्टन अमेरिका उनके कमांडर को बताता है कि मैं जो मेरे दोस्त को बचाने गया था तो मैं वहाँ पर एक मैप को देखा और उस मैप पर रेड स्कल ने कुछ मार किया था। इसका मतलब वो हमारा ऊपर हमला करने के बाद वो इन सारे कंट्री के ऊपर भी हमला करेगा। क्यों ना हम उन सारे कंट्री को भी रेड स्कल से बचाए जिससे वो सारे कंट्री हमारा ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे। इसके लिए कैप्टन अमेरिका के सारे साथी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को एक नया सील दिया जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका और उसके सारे साथी तैयार होके एक ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं जिस ट्रेन पर रेड स्कल की साइंटिस्ट जा रहा था। कैप्टन अमेरिका कुछ आर्मी को ट्रेन के अंदर भेज देता है और कुछ आर्मी ट्रेन के बाहर रह जाते हैं। ट्रेन के अंदर जो आर्मी होते हैं और रेड स्कल की साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं। आर्मी कमांडर जब वो साइंटिस्ट से पूछता है उसे पता चलता है कि रेड स्कल ने उन कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की थी। फिर वो साइंटिस्ट उनको रेड स्कल का लोकेशन ही बता देता है। कैप्टन अमेरिका और उसके सारे साथी मिलके वहाँ पर बाइक पर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद फाइनली वो सारे उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। रेड स्कल को इनका आने का खबर पहले से होता है। रेड स्कल वहाँ से जाने के लिए पहले से उसका प्लेन रेडी करके रखा था। फिर उसकी प्लेन में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर एक गाड़ी में बैठ के उस प्लेन का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद फाइनली कैप्टन अमेरिका उस प्लेन के ऊपर आ जाते हैं और उस प्लेन के अंदर आ जाते हैं। फिर रेड स्कल को ढूंढने लगते हैं मगर रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की पीछे से आके उन पर हमला करने लगता है। रेड स्कल के हाथों में एक लेजर कैनन होता है और वो उसे कैप्टन के ऊपर अटैक करने लगता है। कैप्टन अमेरिका भी उसकी शील्ड से उस हमला को रोकने लगते हैं। तभी इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाता है। पहले रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर कैप्टन अमेरिका रेड स्कल को पकड़ के एक मशीन के ऊपर फेंक देते हैं जिससे प्लेन के बैलेंस बिगड़ने लगता है और वह प्लेन नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को पीछे की तरफ पुश करता है और फिर कंट्रोलिंग सिस्टम के पास आ जाता है। फिर उस प्लेन को ठीक कर देता है और प्लेन हवा में उड़ने लगता है। रेड स्कल एक गन को लेके कैप्टन अमेरिका के पास आ जाता है और उन पर गन से हमला करने लगता है। कैप्टन अमेरिका भी उनके शील्ड से उस हमला को रोकने लगता है। तभी रेड स्कल उस कॉस्मिक क्यूब के ऊपर गिर जाता है जिससे वो कॉस्मिक क्यूब नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन रेड स्कल उसे उठा लेता है। उस कॉस्मिक क्यूब के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि रेड स्कल उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर कॉस्मिक क्यूब जब प्लेन के ऊपर गिर जाता है तो लोहे को पिघला के प्लेन से नीचे गिर जाता है और कैप्टन अमेरिका उस प्लेन के कंट्रोल सिस्टम पे आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है रेड स्कल इस प्लेन से सारे कंट्री के ऊपर हमला करने वाला होता है। इस प्लेन में बहुत सारे बम और मिसाइल होते हैं। कैप्टन अमेरिका सोचता है अगर मैं टाइम पर कुछ नहीं किया तो ये प्लेन अपने आप मिसाइल छोड़ने लगेगा। इसलिए वो सोच लेता है कि इस प्लेन को मैं कहाँ दूर लेके जाऊंगा और इस प्लेन को क्रैश कर दूंगा। फिर वो पेगी कार्टर को कॉल करके ये सारे बातें बता देता है। कैप्टन अमेरिका की बातें सुन के पेगी कार्टर बहुत उदास हो जाती है। शायद पेगी कार्टर कैप्टन अमेरिका को पसंद करते थे। कुछ देर बाद कैप्टन अमेरिका उस प्लेन को एक बर्फ के ऊपर लाके क्रैश कर देते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और हमें उस सुपर सीरम का क्रिएटर को दिखाया जाता है जिन्हें वो कॉस्मिक क्यूब मिल चुका होता है। वो कहते हैं अगर हमें कॉस्मिक क्यूब मिल सकता है तो कैप्टन अमेरिका भी मिल सकते हैं। कुछ दिन बाद फाइनली वो कैप्टन अमेरिका को भी ढूंढ लेते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। फिर उन्हें होश में लाया जाता है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक थे क्योंकि उनके अंदर सुपर सीरम की पावर थी। उन्हें जिस रूम में रखा गया था वो रूम बहुत पुराना था। उनके रूम में एक रेडियो भी होता है। उस रेडियो में एक मैच की कमेंट्री हो रहा होता है। कैप्टन अमेरिका को याद आता है कि ये मैच वो खुद बैठ के देखे थे तो इसका कमेंट्री लाइव कैसे हो सकता है। इसलिए वो दीवार तोड़ के बाहर आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका आसपास का माहौल देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो अभी इनके पास एक कार में निक फ्यूरी आते हैं और कैप्टन अमेरिका को बताते हैं अब दुनिया 70 साल आगे आ चुका है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। कैप्टन अमेरिका अभी भी आसपास की चीजों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।